Hello, welcome back. My name is Prachi Soni, and you are here on Progress with Prachi. Today, we would be discussing about Israel-Palestine issue. Firstly, we will be talking about it in the detail about what happened in the past. I will be very crisp about it because I am here to discuss about the SAI road and which is about the recent happenings which happened around a month ago in Israel-Palestine region. So. I will be giving you a brief description so that you have an idea why and how all of this is happening. So, first of all, this is the map of Israel, and meanwhile, I'll be explaining about every detail. Please focus on the peculiar details about the places, the West Bank area, the Sinai Peninsula, the Israel, everything you will have to focus on. सबसे पहले तो आप देखो इसराइल, अगर आप बड़े मैप में, अगर इफ़ यू हैव अ बिगर मैप यू कैन सी दैट इसराइल जो वर्ल्ड का बड़ा मैप होता है उसमें दिखता भी नहीं है, इतना छोटा सा है. इट्स अ स्मॉल कंट्री बट इट्स क्या कहते हैं, इट्स अ बवाल कंट्री. सो लेट्स गो एंड स्टडी थोड़ा सा बहुत बेसिक में. आई विल बी गो अ लिटिल फास्ट. सो आपका ये जो एशिया में पड़ता है इसराइल, मिडिल ईस्ट रीजन में आता है. यहाँ पे जूज रहते हैं. जूज आपके देश जूज आर ये क्रिश्चियनिटी से ही पहले क्रिश्चियनिटी को बिलीव मतलब दे आर दी पीपल जो कि ऐसा बिलीव करते हैं कि जीसस वाज नॉट राइट. आई वोंट गो इन द रिलीजियस सेक्टर. बस यहाँ पे जूज रहते हैं और आपके पैलेस्टीन में पैलेस्टाइन में अरब रहते हैं. सो ये जो आपको ये जो गोलन दिख रहा है, गाजा स्ट्रिप दिख रही है, निगेव, जॉर्डन, ये सारा यहीं का रीजन है. डेड सी. सबसे बड़ी बात, ये जो इसराइल जेरूसलम है जो आपकी इसराइल की कैपिटल है, इसको सेक्रेड माना जाता है, यानी कि होली माना जाता है फॉर द जूज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस. तीनों ही रिलीजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, पूजनीय है. सो कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ था? 19th सेंचुरी में जब ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा था तो उन्होंने नेशनलिज्म वगैरह की बात करी और जियोनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई थी, जिसमें जो जूस थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया था थ्रू आउट द यूरोप. और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जो माइग्रेशन था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था 1917 में, जहाँ पे ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो पैलेस्टीन है वो नेशनल होम है जूस पीपल का. यूएसए ने यहाँ पे हर बार की तरह एक डबल रोल प्ले किया, जिसमें उन्होंने पैलेस्टीन के साथ डील कर ली, जिसमें उन्होंने बोला जूस को कि तो पैलेस्टीन तुम्हारा है, और अरब्स को बोला सीक्रेट एग्रीमेंट में पैलेस्टीन अरब को दे दिया. फिर ब्रिटिशर्स ने भी अपने बीच में टांग तोड़ानी थी. उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब माइग्रेशन इंक्रीज होने लगा तो हमेशा से जो उनकी पॉलिसी रहती है डिवाइड एंड रूल की, वही चीज़ उन्होंने करी. कोई यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई. 1936 में जो अरब्स थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए और ब्रिटिशर्स ने जूस के साथ मिलके एक मिलिशिया बना लिया इन अरब लोगों को कंट्रोल करने के लिए. ब्रिटिश ने जूइश की माइग्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया. वर्ल्ड वॉर 2 में होलोकॉस्ट हुआ जिसमें 4.2 मिलियन जूस को मार दिया गया था. फिर यूएसए भी बेकार, यूके भी बेकार, अब आएगा आपका यूएन. यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1947 में. उन्होंने बोला दोनों स्टेट्स को, जूस को और अरब को इक्वल एरिया, इक्वल लैंड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. और जेरूसलम किसका होगा, क्योंकि ये तो सबके लिए होली था, ये अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल यानी कि यूएन के अंडर रहेगा. इसके बाद कुछ बहुत सारे वॉर्स, एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं जिनको बहुत क्रिस्पली मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहला तो आपकी अरब इसराइल वॉर थी जो आपकी 1948 से 49 चली थी, जिसमें इजिप्ट, सीरिया, इराक, ट्रांस जॉर्डन यानी कि पार्ट्स ऑफ जॉर्डन ने इसराइल को अटैक किया था. जूस के अगेंस्ट थे, जूस जीत गए थे. इन्होंने अपनी बाउंड्रीज बढ़ा ली थी. कुछ 7 लाख पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज यहाँ आए थे, आ गए थे. गाज़ा आपका जो इजिप्ट में गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का जॉर्डन का वेस्ट बैंक हमने ले लिया था. 50% एरिया जो है पैलेस्टीन का वो इसराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है. इसराइल ऑक्यूपाइड बाय दी इसराइल. फिर इसके बाद एक 6 डे वॉर हुई 1967 में, जिसमें इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया ने अटैक किया. इसराइल ने फिर से गोलन हाइट्स को, गाज़ा को, अब सिनाई पेनिनसुला सबको फिर से कैप्चर कर लिया. अरब नेशंस को बिल्कुल अपने क्रश कर दिया और अपनी आर्मी को ट्रिपल कर दिया. फिर इसके बाद एक योम किपुर हुआ था. दिस इज़ अ फेस्टिवल देयर जिसमें ये प्रॉब्लम राइज हो गई थी 1973 में. इजिप्ट और सीरिया उन्होंने लड़ाई करी और वापस से अपना अपना जो रीजन था उसको वापस ले लिया. जो आपका सिनाई पेनिनसुला था ये सीरिया में है और जो गोलन हाइट्स हैं जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये इजिप्ट में. इसराइल ने काफ़ी लॉस सफ़र किए शुरू में, बट फिर उन्होंने वापस से अटैक किया और ख़तरनाक, जब ये तो पता ही था कि अटैक करेंगे तो लेके ही जाएंगे, तो इजिप्ट मान गया कि हम तुमसे बात करके इसको सेटल कर लेंगे. इसी बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए 1978 में. जो सिनाई पेनिनसुला था वो इसराइल को वापस दे दिया गया.
इजिप्ट फर्स्ट कंट्री बनी थी। इजिप्ट वॉज दी फर्स्ट नेशन। देखो आप, शुरू में अरब इसराइल वॉर में ही इसराइल के खिलाफ लड़ रही थी, पर ये जब इतनी पंगा चढ़ा, पता चला इसको इसराइल से लड़ने की बस की बात नहीं है, तो इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था एज दी नेशन। तो फिर इसी वजह से यहाँ के प्रेसिडेंट को मार दिया गया था, असैसिनेट कर दिया था यहाँ के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अरब स्टेट्स ने इसराइल के साथ पीस बनाने की कोशिश करी कि हम कोई भी वॉर्स नहीं करेंगे। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको PLC नहीं, PLO बोला जा रहा है, पर पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पैलेस्टीन इधर थ्रू पॉलिटिक्स या टेरर से ही जीत सकता था, तो इन्होंने एक पॉलिटिक्स करने की कोशिश करी। फिर इंतफिदा क्या होती है? अपराइजिंग को बोला जाता है। 1987 और 93 में फर्स्ट इंतफिदा हुआ था, जो प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट्स किया, लार्ज स्केल पे वायलेंस हुआ, जिसमें 100 जूस और 1000 पैलेस्टीनियंस मर गए थे। दिस इज़ अ क्रूड फिगर, ये बताने के लिए कि जूस की ज़्यादा लॉस नहीं हुआ था, आपका पैलेस्टीन का ज़्यादा लॉस हुआ था। और इस लड़ाई के बाद हमस, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसका राइज हो गया था। मतलब वो नहीं बोलते हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, बट वो एक्चुअली में है। सो मोर नेशनलिस्टिक थे ये, एक्सट्रीमिस्ट थे कि इनको तो इसराइल पैलेस्टीन चाहिए, अरब्स के लिए चाहिए, और इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए 1993 में, पीस एग्रीमेंट हुआ इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसराइल के PM ने किया था ये। और इस दिन 1993 में अरब्स ने भी, यानी कि पैलेस्टीन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसराइल नाम की एक कंट्री है। इसराइल ने भी रिकॉग्नाइज किया कि जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये पैलेस्टीन के लोगों के लिए जो भी राइट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो आगे पुट करेगी। इसराइल ने वेस्ट बैंक का और गाजा का जो एरिया था वो इन पैलेस्टीन्स को दे दिया। कैंप डेविड 2 हुआ 2000 में, यहाँ पे जो भी टॉक्स हुई वो फेल हो गई, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। इंतफिदा हुई इंतफिदा 2 जो कि आपकी 2000 से 2005 में चली थी, और ये इसके होने के पीछे बहुत ही गंदा सा रीज़न ये था कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट था, वो जो टेम्पल माउंट होता है उसके ऊपर से अपनी सिक्योरिटी के साथ चला गया था, तो लोगों को गुस्सा आ गया कि आपने रिस्पेक्ट नहीं करी। ये काफ़ी वायलेंट थी, इसमें 1000 जूस और करीब 3500 पैलेस्टीनियंस की डेथ हो गई थी। बॉम्बिंग हुआ था, काफ़ी टेररिस्ट अटैक होना शुरू हो गए थे इसराइल में। इसके बाद आपका भी रिसेंटली जो हमने देखा उसको हम थोड़ी देर में क्या कवर करेंगे। पहले मैं और जो डिटेल्स हैं वो आपको बता दूं। जो पॉलिटिक्स का था वो काफ़ी राइट वर्शिप यानी कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ने लगे। इसराइल ने अपनी फोर्सेस को और ज़्यादा बढ़ाने लगे। हमस और फतह का थोड़ा सा है। एंड फिर 3 वॉर्स और हुई इसराइल पैलेस्टीन के बीच में, 2008 में, 2012 में, 14 में, और इसराइल हमेशा की तरह जीत जाता है। और पर लेकिन मरते कौन है? सिविलियंस मरते हैं। तो बेसिकली ये हमस इसराइल लड़ाई खुद करते हैं और डेथ किसकी होती है? सिविलियंस की होती है। तो मेजर इश्यूज़ क्या हैं? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो जेरूसलम है वो तीनों के लिए ज़रूरी है, होली है, जूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सबके लिए। और मतलब सबके ही इसके साथ रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं। पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज एक बहुत बड़ा इशू है। इतनी सारी जनता को, इतनी छोटी सी कंट्री है, सबके लिए जगह नहीं है, लैंड की कमी है। तो लैंड की कमी होने की वजह से जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीत सकता है, जो मार के अपनी जगह कैप्चर कर सकता है, वो ही हो रहा है। गाज़ा का सिक्योरिटी इशू है, मारते रहते हैं, पंगे लेते रहते हैं बार बार। इसराइल भी वेस्ट बैंक में अपनी कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है। और सबसे ज़रूरी पानी की कमी, वाटर रिसोर्सेज चाहिए सबको। फिर सॉल्यूशन, इसका मेजर सॉल्यूशन यही कहता है कि आप इनको 2 कंट्रीज़ में डिवाइड कर दो। दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं। जहाँ अरब यहाँ पे 7वीं सेंचुरी से रह रहे थे, जो मेजॉरिटी ऑफ जूस जो हैं वो यहाँ पे माइग्रेट किए हैं, बट एक्चुअली में ये पहले यहाँ पे रह रहे थे लाइक अराउंड 3rd 4th सेंचुरी में। सो नेगोशिएशन होनी चाहिए, वॉर नहीं, बट वो बात करके। सो दैट्स इट फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन। आई नो इसमें ऑलरेडी 10 मिनट्स का वीडियो गया, बट इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट मैं आई विल ट्राई टू कीप इट क्रिस्प, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी डिटेल्स बता दी हैं। So about Israel-Palestine conflict which happened very recently, so I have written 2 quotes. First is your an eye for an eye makes the whole world blind. इसका बहुत सिंपल सा साधारण सा ये मतलब है कि मैंने आपकी आँख फोड़ी, आपने मेरी आँख फोड़ी, दोनों अंधे हो गए। इस तरीके से सब करते रहेंगे तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और ये किसने बोला है? मोहनदास करमचंद गांधी जी आर लीडर, वन ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर्स वी हैड। एंड इस एक और है, जैसे कि विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका बहुत सिंपल सा ये मतलब है, जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे आप PM को गाली देते रहते हो बिकॉज ही इज़ ऑन अ पावरफुल सिचुएशन, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सारी चीज़ें करने की।
तो इसराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये नया नहीं है, करीब 19वीं सेंचुरी से ये बढ़ना शुरू हो गया था, जब जूस का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया पैलेस्टीन रीजन में। द बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि जो लड़ाई का मुद्दा है वो आपकी जेरूसलम की सिटी है, जो कि तीनों रिलीजन्स के लिए, जूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस के लिए ज़रूरी है। और पंगा यहाँ फंसता है कि एक्चुअली में ये ओन कौन करता है। तो रिसेंटली इसराइल की पुलिस ने अलक्सा मॉस्क पे अटैक कर दिया था, फॉलोड बाय हमस ने अटैक किया। हमस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमस इंतिफादा 1 के बाद ये इवॉल्व हुई थी। तो हमस ने अटैक किया इसराइल पे, और इन रिस्पॉन्स इसराइल ने काउंटर अटैक किया, और इसकी वजह से पूरा जो डायनेमिक्स था वो चेंज हो गया मिडिल ईस्ट का। सेकेंडली जो शांति, पीस बनी हुई थी वो गई, लोगों की ज़िंदगियाँ गई, सिविलियंस, लॉस, प्रॉपर्टी, सब कुछ हुआ ऑन बोथ दी साइड। सो ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप जो भी मैंने आपको बताया आप लिख सकते हो। अबाउट वर्ल्ड वॉर 1, बेल्फोर डिक्लेरेशन जो कि 1917 में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वॉर्स हुए, और इसराइल एक स्ट्रॉन्ग पावर की तरह इमर्ज हुआ। सो करेंट सिचुएशन क्या है, गाज़ा के अटैक के बाद जो डिबेट है वो ये बताती है कि जो हमस का अटैक था टू रिटेलिएट द पुलिस अटैक वाज नॉट डिज़ायरेबल, यानी कि जो इसराइलीज़ ने अल-अक्सा मॉस्क पे किया, उनको न्यूज़ मिली थी, उनको खबर मिली थी कि यहाँ पे प्रॉबेबली कुछ लोग हैं जो बॉम्ब वगैरह स्टोन पेल्टिंग करने वाले हैं, तो वहाँ पे जाके उन्होंने अटैक किया। सो डिबेट है, अलग अलग डिबेट में एक साइड जो बोलती है कि जो हमस था उनको अटैक नहीं करना चाहिए था, रिटेलिएट द पुलिस अटैक डिज़ायरेबल नहीं था, एंटी अरब लॉज अबाउट द लैंड एंड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, लड़ाई झगड़ा करना। और इसराइल को भी सिलेक्टिवली अगर आप मार भी रहे हो, आपको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म भी करना है, तो आप सिलेक्टिव किलिंग करो, आप इतने सारे लोगों को, सिविलियंस को क्यों मार रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। और दूसरे लोग हैं कुछ जो बोलते हैं, जो जस्टिफाई करते हैं कि इसराइल अपनी सोवरेनिटी को, अपने नेशन को अपहोल्ड करने के लिए उसने जो भी किया दैट इज़ जस्टिफाई। अब आगे यहीं पे फंसे नहीं रहना है, वे फॉरवर्ड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों ग्रुप्स को अपनी एक्सट्रीमिज़म, हमें पूरा एरिया हमको चाहिए, पूरा एरिया हमको चाहिए, ये एक्सट्रीमिज़म छोड़नी पड़ेगी, रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो आसपास की कंट्रीज़ हैं जैसे कि टर्की, और टर्की पाकिस्तान पास में नहीं है, बट एक थर्ड अलायंस बन रहा है जो कि आपका टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, कतर, अब ये सारे आपकी देखो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये जो आपका ये क्या चाहती हैं, ये अपहोल्ड करना चाहती हैं कैलिफेट का जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये कंट्रीज़ आपस में साथ में आ जाती हैं, सो इट कुड बी वेरी हार्मफुल फॉर दी वर्ल्ड एज अ होल। सो ये पूरे वर्ल्ड की डायनेमिक्स चेंज कर देगा। इसराइल टेक्नोलॉजिकली बहुत पावरफुल है, डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसको इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए। जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट की कमी है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, वो सिर्फ बातों से और डिस्कशन से सुलझाई जा सकती है। लड़ाई कभी भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपके पापा मम्मी की लड़ाई होती है तो एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारते, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो सिमिलरली कंट्रीज़ भी मारना, अटैक करना विल ओनली एस्केलेट योर प्रॉब्लम्स एंड विल नॉट सॉल्व इट। सो एक्सट्रीमिज़म करना, ब्लेम गेम्स खेलना, मूवमेंट करना, ये सारी बस सिचुएशन को सीवियर बनाता है और ज़्यादा ख़राब करता है। कंक्लूजन, इंडिया ने रिस्पांस में कहा था कि सीज़ फायर करो, किसी को भी एक दूसरे को अटैक नहीं करना चाहिए, अपनी सिचुएशन को मिलकर यूनिलेटरली कंट्रोल करना चाहिए, और आप ऐसी कंडीशंस बनाओ जहाँ पे दोनों को ही लड़ाई झगड़े करने का मौका ना मिले। तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन है शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में वही जो मैंने पहले बोला, दोनों के लिए अलग कंट्रीज़, इक्वल एरियाज डिमार्केट हो जाएंगे, तो ये पंगा ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज एट द एंड इट्स नॉट द पॉलिटिक्स, इट्स नॉट द इकोनॉमी, इट्स द सिविलियंस, इट्स अबाउट द इनोसेंट पीपल हु आर डाइंग। सो दैट इज़ इट अबाउट इसराइल पैलेस्टीन, और लॉन्ग रन में यही हमको हेल्प कर सकता है। दैट्स इट अबाउट टुडे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है, 14 मिनट में मैंने आपको पूरा इसराइल पैलेस्टीन को क्रिस्प में समझा दिया है। सो यू कैन ईदर गो थ्रू दिस वीडियो वंस अगेन, और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड thank you so much for sparing your time to attend this video. If you like this video, please hit the like button and share it with your other fellow relatives or people, your friends, anybody you know who would be enjoying this video. And please take care, and do leave your comments, compliments and suggestions in the comment section. Goodbye, have a nice day.